पहले बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी तो नहीं है, थोड़ा सा किडनी लीवर में असर है। अच्छे लोगों से मुलाकात कम होती है क्योंकि अच्छे लोग रह भी बहुत कम गए हैं। तो सोचते नहीं होंगे ऐसे मैंने क्या कर दिया जो मुझे जेल में डाल दिया? मुझ पर भ्रष्टाचार का, बेईमानी का, रिश्वत का, करप्शन का एक भी मुकदमा नहीं है। चोर हूँ मैं। हाँ, योगी साहब के साथ असेंबली में आप हाथ पकड़े हुए हैं। मैं उन लोगों के हाथ में क्यों कलम देना चाहता हूँ जिनके हाथ में पंक्चर जोड़ने का सामान होना चाहिए। अगर इन धाराओं में सज़ा फांसी होती तो अब तक लग चुकी होती। जब आपकी वाइफ, आपकी पत्नी को भी जेल भेजा गया, आपके छोटे बेटे अब्दुल्ला जी, एक को भी छोटी जेल सी भेजा। कोठरी थी 7x11 की, उसमें मैं और मेरा बेटा रहते थे, और जो बैरिक थी महिलाओं की उसमें मेरी पत्नी रहती थी। तो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। कभी लगा कि टूट गए आजम खान? नहीं, टूट जाते तो आपके सामने कैसे होते। इंसान लिख रहा था कि आजम साहब पर इतने केस मुकदमे इसलिए किए गए क्योंकि वो मुसलमान थे। मैं जब पैदा हुआ था तब मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं मुसलमान हूँ। सिर्फ 15 दिन में एक आदमी इतने बड़े जुर्मों का अपराधी बन गया, सिर्फ 15 दिन। आजम खान अब क्या करेंगे? सियासत तो करेंगे, सियासत का रूप क्या होगा? जरूरी नहीं है। पहले तो कोशिश करेंगे कि जिंदा रह सकें। आप एमएलए हैं, आप एमपी हैं, नहीं, आप मिनिस्टर हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी इज्जत कितनी है मालूम है? सियासत करेंगे या नहीं करेंगे, मेरा सवाल वही। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आपको बताकर थोड़ा ही करेंगे। जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। कि आपने ये पूछा कि सेटिंग हो गई, मैं एकदम घबरा गया कि शायद सत्ता से सेटिंग हो गई। अखिलेश यादव से कोई नाराजगी आप? मुझ जैसा छोटा आदमी, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत प्यार करता हूँ। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे आप, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के? मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, ये कौन है? आज तक हिमायत करूँगा तो पार्टी भी बदनाम होगी। इस सारे सवालों का सीधा जवाब तो नहीं देते आप। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हमने अपने करियर में बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए होंगे, पर ये इंटरव्यू कुछ ख़ास और ज़रूरी होने वाला है। जिनसे हम आपकी बात कराने वाले हैं, उनका जन्म 1948 में हुआ, आज़ादी के 1 साल बाद। 10 साल वो सांसद रहे होंगे, 2 बार सांसद रहे, 1 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा। 10 बार विधायक रहे, उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, और बहुत पॉपुलरली कहा जाता था कि सपा सरकार में वो मुख्यमंत्री भले ही ना हो, लेकिन उनका रसूख और रुतबा वैसा ही रहता था। 5 साल जेल में काट चुके हैं। मुकदमे 114, उनकी पत्नी पे 85 मुकदमे, उनके बेटे पे भी लगभग 60 से ज़्यादा मुकदमे। तो उनके परिवार पर इस वक्त 350 मुकदमे हैं। हमारे साथ हैं आजम खान साहब, जो जेल से अभी कुछ दिन पहले निकले हैं। इन पर किताब चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, शराब लूटने का आरोप, न जाने कौन कौन से आरोप उन पर हैं। कुछ में सज़ा भी हो गई है। आजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी तो नहीं है, आपसे मिलने के लिए अच्छी की है। और वजह यह है कि अच्छे लोगों से मुलाकात कम होती है क्योंकि अच्छे लोग रह भी बहुत कम गए हैं। तब आपसे भी न मिलता तो गुनाह करता। तबीयत, आप गए गंगाराम में, आप दिखा रहे थे, आप जब कुछ चेकअप्स हो गए, कुछ बाकी हैं। थोड़ा सा किडनी लीवर में असर है, पानी की वजह से, कुछ बदपरहेजियों की वजह से, खाने की वजह से। थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं आप? जेल से तो बेहतर हूँ। कैदी कैदी होता है, और फिर ऐसा अपराधी कि फ़कत एक मुकदमे में, जिसमें मुर्गी चोरी कराई है कि नहीं है, 21 साल की सज़ा हुई है। मुर्गी चोरी के आरोप में, करवाने के आरोप में, और तकरीबन 36 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। मैं जिसने
कभी कमीशन नहीं लिया, कभी रिश्वत नहीं ली। हाँ, एजुकेशनल मिशन के लिए जब भी दामन फैलाया तो सोने चांदी से भर गया, लेकिन अपने लिए मेरा गली में घर है, बरसात होती है तो 2-2, 2.5 फीट पानी हफ्तों खड़ा रहता है। मेरे पास जनरेटर नहीं है, कहीं रामपुर के अलावा दुनिया में घर नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है। सिर्फ 2 बैंक अकाउंट हैं, एक पार्लियामेंट का XMP का और एक असेंबली का, लखनऊ XMP का। तकरीबन 50 साल की एक्टिव सियासत के बावजूद लखनऊ में रहने के लिए एक कुटिया और एक कमरा भी नहीं है। गेस्ट हाउस में जगह नहीं मिलती, वो मेरी हैसियत नहीं है, उस काबिल ही नहीं हो सका, जाना छोड़ दिया। तो ये है हमारा हाल। जेल में आप जब थे तो काफ़ी कुछ हुआ, आपकी आरोप लगाए गए कि फ़लानी प्रॉपर्टी इलीगल, बुलडोज़र चलाए गए। आप के बारे में तमाम ख़बरें पत्रकारों को बताई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए कि आप, जैसे आपने कहा कि आपने कभी रिश्वत नहीं ली, पर कहा आप भ्रष्टाचारी हैं। ना, ये सब सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर भ्रष्टाचार का, बेईमानी का, रिश्वत का, करप्शन का एक भी मुकदमा नहीं है। चोर हूँ मैं। हाँ, चोर तो हूँ, दफ़ाएं डकैती की लगी हैं, लेकिन चोर तो हूँ मैं, सज़ा याफ्ता हूँ। ये अलग बात कि ऊपर की अदालतों से मुझे बहुत इंसाफ मिल रहा है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स अपने बारे में सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक तो चोर हूँ। आप जब जेल में होंगे आजम साहब, तो सोचते नहीं होंगे ऐसे मैंने क्या कर दिया जो मुझे जेल में डाल दिया। एक तस्वीर आपकी 2017 की है, योगी साहब के साथ असेंबली में आप हाथ पकड़े हुए हैं। क्या सोचते तो होंगे मैंने ऐसा क्या किया, पूछते होंगे सवाल खुद से भी कि क्या किया क्या नहीं किया। हम लोग तो जब सवाल पूछते हैं सरकार से तो वो कहती है कि आजम साहब ने तो सारी चीज़ें की हैं और वो भुगतना पड़ेगा उनको, उन्होंने सारी बातें कही हैं, वो सब आपके सामने है। ना, मेरी तो एक बात का इतना बुरा हुआ, कुछ आपको भी याद है अपना कहा हुआ, अपना किया हुआ। कुछ नहीं करना ही तो मेरा जुर्म है। काश मैंने अपने लिए कोठियाँ बनाई होती, महल बनाए होते, बैंक बैलेंस बनाए होते, चरित्र न बनाया होता। मैंने ये कुछ नहीं बनाया, चरित्र बनाया। मैंने बच्चों के स्कूल बनाए, CBSE बोर्ड के, जिसकी फीस सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बराबर थी। उनके रिजल्ट्स बच्चों के सेंट मैरी, सेंट पॉल और मोदी से अच्छे हुआ करते थे। ये पुरानी इमारतें थीं जिन्हें सरकार ने मुझे 90 ईयर्स लीज पर दिया था। इसी झोली को फैलाकर चंदा मांगा था और उनको रेनोवेट कराया था। 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार बच्चियों का एक स्कूल था, खाली करा लिए गए। एक विश्वविद्यालय बनाया है। पहली ज़मीन मैंने, जो सरकार से मुझे आवास विकास में घर मिला था, B कैटेगरी का, क्योंकि A कैटेगरी का लेने के लिए पैसे नहीं थे, उसे बेचकर पहली ज़मीन खरीदी थी। हाँ, विश्वविद्यालय है, यहाँ बैठे हैं, ये उसी का ट्रस्ट का ऑफिस है। ये सोफ़े मुझे मैसर नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकता इतना महंगा सोफ़ा, लेकिन यहाँ है। यही मेरा गुनाह है। मैं उन लोगों के हाथ में क्यों कलम देना चाहता हूँ जिनके हाथ में पंक्चर जोड़ने का सामान होना चाहिए। मैं उन लोगों के हाथ में कलम क्यों देना चाहता हूँ जिनके हाथ में कन्नी और बसूला होना चाहिए। तो यही मेरी खता है, यही मेरा जुर्म है। और मैं समझता हूँ शायद सज़ा कम है। अगर इन धाराओं में सज़ा फांसी होती तो अब तक लग चुकी होती, क्योंकि हर
धारा में मुझे जो मैक्सिमम सज़ा होती है हर मुकदमे में जितने भी, क्योंकि बहुत से मुकदमे ऐसे हैं जिनकी सज़ाएं पूरी हो गई हैं 3 साल 5 साल, तो वो मुकदमे ख़त्म हो गए क्योंकि सज़ा ही पूरी हो गई है, मगर उनमें भी मैक्सिमम सज़ा है। आप जब जेल में थे तब जब आपकी वाइफ, आपकी पत्नी को भी जेल भेजा गया, आपके छोटे बेटे अब्दुल्ला जी, एक को भी छोटी जेल सी भेजा? कोठरी थी 7x11 की, उसमें मैं और मेरा बेटा रहते थे, और जो बैरिक थी महिलाओं की उसमें मेरी पत्नी रहती थी। पूरा परिवार रहता था तो दिल लगा रहता था, इत्मीनान रहता था कि बेटा साथ है, बीवी भी बाहर है जेल में। लेकिन फिर जब दोबारा जेल भेजा तो इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। पत्नी को अलग रखा, अब्दुल्ला को हरदोई में रखा, मुझे सीतापुर में रखा, जहाँ हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेट है। क्या मानसिक तौर पर भी आपको दबाने की कोशिश हुई? अंदर कुछ हालात ही ऐसे होते हैं, उसमें दबाने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ही दब जाता है। एक आदमी जो एक छोटे से सेल में बंदियों से बहुत दूर अकेला 5 बरस रहा हो, उसके बारे में आप किसी से बात करने की इजाज़त थी? कुछ नहीं, डॉक्टर तक नहीं आ सकता था। बीमार होइए खुद ठीक हो जाइए। तो क्या हुआ? कभी लगा कि टूट गए आजम खान? नहीं, टूट जाते तो आपके सामने कैसे होते। हाँ, फूट गए, फूट गए। टूटे नहीं, फूट गए। बहुत कुछ हो गया आजम सर, आप जब थे नहीं यहाँ, बहुत कुछ हो गया सियासत में। प्रधानमंत्री मोदी फिर से सरकार में आ गए, योगी जी तो आपके सामने ही आ गए थे, और कम से कम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ, यहाँ तो कम से कम बीजेपी हारी। सियासत को लेकर के अभी आप क्या कहेंगे? और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बगल का ज़िला है बरेली। बरेली में इस वक्त तो हमारा आप बात कर रहे हैं तो बुलडोज़र चल रहे हैं। आरोप है कि वहाँ लोगों ने आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा भड़काई। लगभग 83 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाला गया है, 3000 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमे हैं। और वहाँ जब बुलडोज़र चला रहे थे किसी के यहाँ पर, तो उसने एक आध व्यक्ति था, वो चिल्ला के कह रहा था कि मेरा गुनाह इतना है कि मैं मुसलमान हूँ। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, धर्म तो एक सच है और उस सच में कोई इनकार नहीं कर सकता। धर्म से मोहब्बत भी करना चाहिए, धर्म से अक़ीदत भी होना चाहिए, मज़हब से भी प्यार होना चाहिए। उसके इजहार के तरीक़े किसी को पसंद और किसी को नापसंद हो सकते हैं। हाँ, उसमें कोई ऐसा तरीक़ा नहीं होना चाहिए जो हमारे कानून की खिलाफ वर्जी करता हो। मेरे ख़्याल से किसी से मोहब्बत करना किसी से भी न जुर्म था, न जुर्म है, न जुर्म होगा। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए मोहसिन इंसानियत कहलाए गए और एक किताब लिखी गई उन पर, उसका नाम है दी 101। उस किताब के राइटर मुसलमान नहीं हैं, ईसाई हैं। ईसाई राइटर ने, जिन्हें वो अल्लाह का बेटा कहते हैं, जीसस क्राइस्ट को हम उन्हें नबी कहते हैं अल्लाह का, वो अल्लाह का बेटा कहते हैं। हमें और ईसाइयत में सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम हज़रत ईसा को अल्लाह का बंदा और नबी कहते हैं, वो हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं। बस इतना सा एक बारीक से लाइन का फर्क। तो वो अपने तौर पे मोहब्बत करते हैं, हम अक़ीदा और मोहब्बत अपने तौर पे करते हैं। लेकिन जहाँ तक इस इशू पर डिस्कशन का सवाल है या इस पर कोई अपनी राय देने का सवाल है,
तो मैं उसमें अपने आप को अक्षम पाता हूँ। मैं आलिम नहीं हूँ। इस पर फतवा, इस पर जो भी गाइडलाइन होगी वो उलमा की होगी, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि आई शुड फॉलो मोहम्मद, यू शुड फॉलो मोहम्मद, आई शुड ट्राई टू फॉलो मोहम्मद। और जब हम ऐसा करेंगे तो कामयाब होंगे। हम देख रहे थे जब आप रिलीज़ हुए तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे स्टोरीज पे। तो एक इंसान लिख रहा था कि आज़म साहब पर इतने केस मुकदमे इसलिए किए गए क्योंकि वो मुसलमान थे, मुसलमान हैं। और तमाम लोग ये बात बोल रहे हैं कि आज़म खान मानते हैं कि वो मुसलमान हैं, इसलिए उन पर यह कार्रवाई की गई कि उनको बकरी चोरी के आरोप, मुर्गी चोरी करवाने के आरोप, शराब की डकैती, न जाने क्या क्या सारे। मैं जब पैदा हुआ था जी, तो मेरी ज़ुबान नहीं थी। मुझे ज़ुबान उस वक्त मिली जब मेरे सामने कुछ अल्फाज बोले गए। किसी पैदा हुए बच्चे को आप कहीं ऐसा रख दीजिए जहाँ उसके कान में आवाज़ ना आए तो गूंगा हो जाएगा। अगर वो पैदाइशी गूंगा नहीं है तब भी गूंगा हो जाएगा, क्योंकि भाषा सीख नहीं सका। मैं जब पैदा हुआ था तब मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, ईसाई हूँ, जैन हूँ, बौद्ध हूँ, पारसी हूँ। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर मालूम था कि मैं इंसान हूँ और जितनी मखलूक है ज़मीन पर मैं उसमें अशरफ हूँ, क्योंकि ज़मीन पर परिंदे हैं, जानवर हैं, दरिंदे हैं। उनमें एक शख्स जो आदमी पैदा हुआ है उसके बारे में अल्लाह ने मेरे ये कहा है कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो। जिनों में, जानवरों में, परिंदों में, फरिश्तों में, आदमी होते हुए भी तुम सबसे अफजल हो। इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने इंसान का पुतला मिट्टी से बनाया और उसमें रूह डाली तो हुक्म हुआ तमाम फरिश्तों को कि सजदा करो इस पुतले को। सब ने सजदा किया। अल्लाह का हुक्म था, क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए थे वो फरिश्ते। लेकिन एक फरिश्ता था जो फरिश्तों का सरदार था, उसने इनकार कर दिया कि अल्लाह, मैं इस मिट्टी के पुतले को सजदा करूँगा? मैं तेरी फरिश्तों की फ़ौज का सरदार हूँ, ये तू मुझसे क्या कह रहा है? और उसने बगावत कर दी। अल्लाह ने जानते हैं क्या जवाब दिया? जब उसने, शैतान ने ये कहा कि अल्लाह, हम तेरी हम्दो सना करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तू जो हुक्म देता है उसको बजा लाते हैं, दिनों रात तेरे सजदे में रहते हैं, तू हमसे ये काम करा रहा है। तो अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हारे अंदर गुनाह करने की ताकत नहीं रखी मैंने। तुम गुनाह कर ही नहीं सकते, इसीलिए तुम फरिश्ते हो। लेकिन ये जो मैंने मिट्टी का पुतला बनाया है, जो इंसान बनेगा, इसे मैंने गुनाह करने की पूरी ताकत दी है। ये बुराई भी कर सकता है, ये भलाई भी कर सकता है, ये जुल्म भी कर सकता है, रहम भी कर सकता है। इसके अंदर हर अच्छाई और हर बुराई है। इस सब के बावजूद जब ये बुराई नहीं करेगा और गुनाह नहीं करेगा तो ये तुमसे कहीं ज़्यादा अफजल है, क्योंकि तुम गुनाह कर ही नहीं सकते। ये गुनाह कर सकता है और कर सकने के बावजूद नहीं करता, इसलिए ये तुमसे अफजल है। ठीक उसी तरह जब 1947 में हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो हमें अधिकार था जाने का, हम नहीं, आपको नहीं था। आप नहीं गए तो आपकी मजबूरी थी, हम नहीं गए तो मुल्क से, वतन से हमारी अक़ीदत व मोहब्बत थी। ये ऑप्शन हमारे लिए था।
हमने उस ऑप्शन को यूटिलाइज नहीं किया और रह गए अपने भाइयों के साथ। अब आपकी जिम्मेदारी है, जैसे चाहें हमें रखें, जो सुलूक चाहें हमारे साथ करें। हमने तो कश्तियाँ 47 में जला दी हैं अपनी, अब किस कश्ती में बैठ कर जाएंगे। बहुत गहरी बात कही आजम साहब आपने, पर संविधान तो बराबरी का दर्जा देता है, आप हम सबको, हम बराबर हैं, सब लोग हैं। सुना तो ऐसा ही है। आपने उस संविधान की शपथ भी ली, मंत्री रहे प्रदेश में, 11 बार ली, 12 बार ली। 12 बार मंत्री रहे आप जी। मगर चोर था तो चोर रहा। बहुत से लोग, अपराधी लोग चुन जाते हैं, मैं भी चुन गया। ये तो चुनने वालों की गलती है, क्यों एक चोर को चुन लिया। सिर्फ 15 दिन में एक आदमी इतने बड़े जुर्मों का अपराधी बन गया, सिर्फ 15 दिन में। एक परिवार, एक शहर, एक जिला, एक तहजीब। आप जब जेल से आपकी रिहाई होने वाली थी और आपका ऑर्डर आने वाला था, हम सब लोग ट्रैक कर रहे थे कि आजम साहब निकलेंगे। जाहिर सी बात है कि अब मैं कह रहा हूँ, आपका कमेंट आप देंगे कि, और मैं मानता हूँ कि आपका जेल से बाहर आना उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया चैप्टर है, बहुत कुछ होने वाला है। तो पहले तो सीधा सवाल आपसे कि आजम खान अब क्या करेंगे? सियासत तो करेंगे, सियासत का रूप क्या होगा? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। पहले तो कोशिश करेंगे कि जिंदा रह सकें। आजम खान सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बताते हैं जी। एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं। पहले तो सेहत ठीक करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग फिर जेल ना जाएं, उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये इदारा है ना, यहाँ हज़ारों बच्चे हैं, अभी एक स्कूल बाकी है, वहाँ सैकड़ों बच्चियाँ हैं। उनकी रगों में बहता हूँ मैं, उनके लिए जीऊँगा। इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा। ये काम तो बादशाह भी नहीं कर सके होंगे जो मैंने किया है। एक फ़कीर आदमी झोली फैलाकर चंदा मांगने वाला, चंदाखोर नाम था मेरा। इससे बड़ा कोई सम्मान है? आप एमएलए हैं, आप एमपी हैं, नहीं, आप मिनिस्टर हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी इज्जत कितनी है मालूम है? तो कौन सा तुर्रा इम्तियाज है किसी का एमपी एमएलए होना? जाने कितने होते हैं, फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं। पहले होता ये था, लंबी सियासत की है, आधी सदी, और अब भी कर रहा हूँ। दुकान पर अगर चले जाते थे तो गाहक हट जाते थे, विधायक जी आए। सामान अपना छोड़कर हमें खरीदने के लिए जगह देते थे। आज जाते हैं तो लोग कोनी मार के हटा देते हैं, तो अपने नंबर से आइए। आजम खान कह रहे हैं कि उनको कोनी मार के लोग हटा देते, कहते नंबर लाइन में लगो। हर किसी को, हर किसी को, ठीक है, ठीक। हमने इतना सम्मान खोया है अपना। सियासत करेंगे या नहीं करेंगे, मेरा सवाल वही। हम आपके पास आए हैं और आपको लोग सुनना चाहते हैं, बोल भी रहे कई इंटरव्यूज में। देखिए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आपको बताकर थोड़ा ही करेंगे। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन कुछ तो करेंगे। और हमारा तो कुछ न करना भी करना होगा। बिठा के यार को पहलू में रात भर गालिब की गज़ल का एक बड़ा मानाखेज शेर है कि बिठा के यार को पहलू में रात भर गालिब, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं, तो हम वो कमाल करते हैं। आप वो कमाल करते हैं। आजम साहब से मतलब जेलें काटते हैं, जलील होते हैं, गालियाँ सुनते हैं,
आपके चाहने वाले भी तो हैं बहुत लोग। बेचारे, वो बेचारे हैं। वो बेचारे हैं, ठीक है। सर ने कहा कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो कमाल करेंगे। आप जब जेल से आ रहे थे एक दिन पहले रिहाई के, तो 2-4 जगहों पे खबर सुनी, पढ़ी हमने कि भाई साहब कुछ तो सेटिंग हो गई है, मामला जो है पलट रहा है, मायावती जी से कुछ मुलाकातें हुई हैं परिवार के लोगों की, और अब आज़म साहब रिहा हो रहे हैं। अब आज़म खान साहब जो हैं मायावती के साथ जाएंगे। और मैंने देखा कि जब आप रिहा हुए सीतापुर जेल से रामपुर तक, कम से कम 20-25 पत्रकारों ने तो पूछा आपसे कि सपा में रहेंगे कि नहीं आज़म साहब, अखिलेश के साथ रहेंगे कि नहीं, अखिलेश से नाराज़ हैं क्या मायावती के साथ जाएंगे आज़म खान। ये सारी बातें सुनी, मतलब आपने फिर अंदर क्या सोच रहे थे? आपने पहले एक तो जवाब था आपका कि पहले तबीयत ठीक करेंगे, फिर आपने सारे जवाब दिए। ये क्या कम कर्म है कि आपने ये पूछा कि सेटिंग हो गई। मैं एकदम घबरा गया कि शायद सत्ता से सेटिंग हो गई। तो अगर सेटिंग ही करना होती तो मैंने कहा था ना कि बेवकूफ़ हूँ, इतना भी नहीं हूँ। तो अगर सेटिंग करना होती तो नफ़े का सौदा करता, घाटे का क्यों करता? और फिर सौदा ही क्यों करूं? बाजार में बिक न जाऊं इन बच्चों के लिए, इन बच्चियों के लिए? चुप बैठ जाऊंगा? आज़म, आपने कहा ना मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो बहुत कुछ करूंगा। वो वही चुप बैठना है, बहुत कुछ करना होगा। मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं, मेरा हक है फसल बहार पे। तो मैं जिस हैसियत में भी रहूँगा आपके काम का रहूँगा। पिछली बार आपसे हमने इंटरव्यू किया था, आपके घर पे बात हुई थी हमारी, 2023-22 या 23 की बात है। तब से आप बहुत सूफी हो गए। पहले आप नहीं, इतने सूफी नहीं थे, थे सूफी, पर आप बहुत सूफी हो गए। ना मेरी मालूमात में कमी कभी नहीं थी। नहीं, कभी नहीं थी, बिल्कुल। मैं पढ़ता लिखता हूँ। हाँ, बहुत। कहानियाँ किस्सा सुन के मैं आलिम नहीं बन जाता हूँ। मैं इतना हंस रहा हूँ क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि एक इंटरव्यू बहुत अलग इंटरव्यू होने वाला है। इस सारे सवालों का सीधा जवाब तो नहीं देते आप, बिटवीन द लाइंस लोगों को बड़ी मेहनत, जो हमारे इंटरव्यू सुन रहे हैं, हमेशा ऐसा ही रहता हूँ। आप बड़ी मेहनत करवाते हैं आप उनसे। आप कितनी ही कड़वी बात कहें, मैं आपसे गुस्सा नहीं करूँगा। हम कहाँ कहेंगे सर ना, बहुत से पत्रकार आते हैं, ऐसे सवालात करते हैं, नहीं, हम उनमें से गुस्सा आए, फिर खुद भी गुस्सा करते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई, वो आपका हक है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने मेहमानों के साथ तहजीब से पेश आऊँ। सर हम उन पत्रकारों में से हैं जो सवाल पूछते हैं। आप बिल्कुल हमारे बच्चे जैसे हैं, आपसे हम उम्मीद भी यही करेंगे। बच्चे से याद आया सर कि अखिलेश यादव मिलने आ रहे हैं आपसे। जी। तो आपकी फ़ोन पे बात तो नहीं हुई? आपने कहा कि इंटरव्यू से फ़ोन पे बात नहीं हुई, तो पता तो है ही है कि वो आई न होने की वजह यह है कि उनका मुझसे बहुत लिहाज का रिश्ता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके वालिद मोहतरम से लेकर उन तक वो लिहाज कायम है। तो ये उनकी लायकमंदी है, मेरी नहीं। वो आ रहे हैं मिलने के लिए। अब बात नहीं हुई तो अकेले आ रहे हैं या साथ में कुछ और लोग भी आएंगे, या अकेले उनसे बात करेंगे कुछ आप? देखिए, उनके साथ ज़ाहिर अकेले नहीं आ सकते, उनके साथ तो ज़ाहिर बड़ा कारवां होगा, काफिला होगा, मगर मैं अकेला रहूँगा। आप अकेले बात करेंगे? कभी आप चूंकि अखिलेश जी को बात नहीं करूँगा, बात कोई थोड़ा ही नहीं है। वो एक मुजरिम, दौरे हाजिर के मुजरिम से, अपराधी से मिलने आ रहे हैं, एक बीमार से मिलने आ रहे हैं। तो हम दोनों अपने दिल का हाल अकेले ही तो एक दूसरे से शेयर करेंगे। अगर कोई तीसरा होगा तो फिर कहाँ लज्जत रहेगी। न मैं हाल दिल सुना पाऊँगा, न मेरे हाल दिल पर बयां कर पाएंगे। लोगों ने हमसे कहा कि आज़म साहब से मिलेगा तो पूछेगा कि अखिलेश यादव से कोई नाराज़गी है आपको? अच्छा साहब,
मैं मुझ जैसा छोटा आदमी, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त प्यार करता हूँ। अगर मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँ तो क्या कर लूँगा आपका? ये जो इंटरव्यू हो रहा है ये भी आप नहीं करेंगे? नहीं, आप हमें देंगे ही नहीं, फिर हम तो करने को आ जाएंगे। नहीं, अगर मैं इंटरव्यू दूँ भी तो आप जाकर बाहर उसको ज़ाया कर देंगे, तो नुकसान तो मेरा ही होगा। ऐसा इंटरव्यू किया नहीं कभी सर हमने। मैं छोटा सा आदमी, मैं तो खुद अपने आप से थक गया हूँ। 114 मुकदमे आप पर, अकेले मुझ पर, अकेले आप पर 114 लेकिन मुकदमे। छोटे से परिवार मुझ पर और मेरे लोगों पर मिलाकर हज़ारों मुकदमे हैं। अगर हिमालय पर रख दिए गए होते ये मुकदमे तो पिघल कर बह जाता। तो अखिलेश यादव से कोई नाराज़गी नहीं है? ना ना ना, नाराज़गी की कोई वजह नहीं है। तो फिर लोग क्यों कहते हैं ये बातें? लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। लोग कहते होंगे तो ठीक ही कहते होंगे। आप कह रहे हैं आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे आपसे। क्यों कहते हैं ऐसी बात जो सही नहीं है? क्योंकि अखिलेश यादव तो क्या कहते हैं पता है, मेरी उनसे बात होती है, हमारा पिछला इंटरव्यू भी, हम अक्सर ऐसे ही बात होती है, मुलाकात होती है। तो हमने पूछा था उनसे, तो उन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी सरकार आएगी तो आज़म साहब पर सारे मुकदमे जो हैं वो ख़त्म कर देंगे। उस वक्त तक खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। 27 बहुत दूर है, 1.5 साल है, मुकदमे बहुत हैं। अभी 1.5 साल और बंद रखवाएंगे आप हमें? तो आप कब दादा मरेंगे, कब बैल बटेंगे, कब मुकदमे वापस होंगे? कल बिरयानी मिलेगी खाने को, जान पर आज बनी है। सूखा टुकड़ा मिल जाएगा तो अगली सांस आएगी, और नहीं मिलेगा तो मरीज़ दम तोड़ देगा। उसे बिरयानी की ज़रूरत नहीं, सूखे टुकड़े की ज़रूरत है। वो आज और अभी ज़रूरत है। बात तो सही कह रहे हैं। अब वो कोर्ट से राहत मिलेगी, सरकार तो है नहीं अभी। कल की बिरयानी का इंतज़ार न आप लोगों की सरकार तो है नहीं अभी। 27 में भी देखना पड़ेगा। 27 में ठीक है सर, मैं एक बात बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकल, जब 1.5 साल में है, अगर मान लीजिए भगवान का करम रहा, सब कुछ अच्छा रहा, 27 में आप भले ही चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी को जिताएंगे। 27 में मतलब किसने कहा चुनाव नहीं लड़ सकता? सज़ा हुई आपकी, अदालतें बाकी हैं। हाँ ठीक है, न्याय बाकी है अभी। तो कम से कम छोटी अदालत से हुआ है ये फैसला। अभी तो बड़ी अदालतें हैं और बड़ा इंसाफ बाकी। 27 के लिए तैयार हैं आजम सर, मैं ये कहना चाहूँ। सर ने कहा नहीं, मेरा ये कहना भी नहीं है, ज़रूरी थोड़े है। तो हम क्या समझें? पाबंदियां हटवा लूंगा, कोशिश करूंगा। हाँ तो मतलब ठीक है, प्रचार तो करेंगे पार्टी का। आप संस्थापक सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के। देखिए, सेहत होगी तो करूंगा, और अगर बाहर रहा तो करूंगा, क्या पता। है कोई ज़मानत आपके पास इस बात की क्यों बाहर रहूँगा? ज़मानत तो नहीं है सर। तो फिर एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि हम सब केसेस में अभी ज़मानत दिए देते हैं, लेकिन इस बात की क्या ज़मानत है कि अगला मुकदमा नहीं लिखा जाएगा? सर जल्दी ख़त्म करेंगे। आप की तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं मिलने का आपसे, क्योंकि अच्छा मज़ा भी थोड़ा सा हमें भी आ रहा है, हमारे दर्शकों को भी सुन, क्योंकि आप बोलते ऐसे। अब मज़े की बात नहीं, हमें पूरी कर लेने दीजिए बात मेरे को, फिर आप फिर उसको ट्विस्ट कर देंगे, फिर लोग कहेंगे देखो आज़म साहब। मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो लोग सुनना चाहते हैं आपको, हम भी आपको सुन रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि शायद आज़म खान साहब को, वैसे बीजेपी वाले आइटम गर्ल वगैरह भी, ये सब बातें भी हुई आपके बारे में, और आपका नाम ऐसा कि मतलब आज़म खान तो फलाना क्या हो गए कि आज़म खान आ जाएगा। बीजेपी को वोट दे दो वरना आज़म खान आ जाएगा, बीजेपी को वोट दे दो आज़म खान आ जाएगा। देखो योगी जी ने क्या किया आज़म खान साहब को, बिल्कुल कोई सुना, कोई नेता का बयान था कि देखिए माननीय योगी जी ने क्या किया आज़म खान के साथ। तो आज़म खान का तो इस्तेमाल होता रहा है ना, आज़म खान का इस्तेमाल, आज़म खान के नाम का इस्तेमाल, आज़म खान के अगर कहीं कुछ कार्रवाई हुई तो इसका इस्तेमाल। इस अंजाम के साथ
इस अंजाम के साथ। जहाँ तक लोगों की बात है, जलता था जो घर मेरा, कुछ लोग ये कहते थे, क्या आग सुनहरी है, क्या आँच सुहानी है। लोगों की कहाँ बात करते हैं। योगी साहब को कैसा मानते हैं आप? घर जलता है तो लोग वीडियो बना लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है लोग तड़पते होते हैं, लोग वीडियो बना लेते हैं, अस्पताल नहीं लेकर जाते। नहीं ले जाने की वजह सिर्फ ये नहीं होती कि अंदर जज्बा नहीं है, नहीं ले जाने की वजह ये होती है कि अगर वो उठाएंगे तो ऐसा ना हो वही मुजरिम बना दिए जाएं। हम जब भी विदेशों को जाते थे और कोई समस्या हो जाए और पुलिस वाला दिख जाए तो लगता था जैसे वो समस्या ही नहीं रही। लेकिन यहाँ अगर पर्स गुम जाए तो डर लगता है, 2 बेंत और पड़ेंगे कि बता चुरा के कहाँ से लाया था, है ना। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल कोई शक नहीं है उसमें। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे आप, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के? मुख्यमंत्री हैं, बहुत दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, बहुत बासलाहियत मुख्यमंत्री हैं, ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। अब तक के इतिहास के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। क्या राजनीतिक लड़ाई उन्होंने पर्सनल लड़ाई बना ली आपके साथ, ऐसा लगता है आप? ये वही बता पाएंगे। आपको पता है लोकसभा चुनाव में, पता तो है ही आपको कि नवाब जिनको आपने हराया कई बार, बीजेपी में चले गए, भारतीय जनता पार्टी के में चले नवाब गए कब है? जो थे। नवाब राजे तो प्रिवी पर्सेस का जब कानून पास हुआ तो कोई रहा ही नहीं, तो छिछोरपन है जो लोग अपने साथ लगाते हैं। ये बताते हैं कि हम कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं। हमारा नवाब की कुर्सी तो मलका विक्टोरिया के बराबर पड़ती थी और उन्हीं के बेटे को हराया था मैंने। हिज हाइनेस थे उस वक्त जब मैंने हराया था। और वोट मालूम है कितने मिले थे आपको? 125 125 वोट मिले थे जनाब। कितना बुरा यार आया आपने। अरे इतने वोट मिले उन्हें, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, ये कौन है आज तक। कुछ अधिकारी बड़े नाराज रहते हैं आपसे, कहते हैं उनको आपका बयान जो तनखैया मायावती उनसे जूते साफ कराती है, ये तो जूता साफ कराती थी मायावती इनसे, डरियो मत कलेक्टरों से, इन कलेक्टर पलेक्टर से। वो तो उसकी तो हेट स्पीच, उसकी तो फिल्में हैं भाई। हाँ, वो तो फिल्में हैं, वो तो उस वाक़े का, ये तो अंदाज़े तकरीर है, ये तो अंदाज़े तकरीर है, अपनी बात को समझाने का तरीक़ा है। तनखैया ही तो एक मुहावरा है। मैं भी तो तनखैया हूँ। पेंशन है। आप भी अगर एनडीटीवी में थे तो आप भी तनखैया थे। बिल्कुल। जिन्हें आपने अपने यहाँ मुलाजिम रखा होगा वो भी तनखैया है। तो मुहावरा है, ये कोई बुरा मानने की बातें हैं। इन चीज़ों का बुरा नहीं माना जाता। बुरा मान के जेल भेजे, सज़ा करवा दी, आपकी सदस्यता गई। बुरी बात है ना, बुरी बात है। और जहाँ तक वो जूते वाली बात है, वो मैं भी नहीं है, वो तो एक वाक़या है। और जिनके साथ वाक़या गुजरा वो 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे, और जिसने वाक़या देखा वो जेलें काट रहा है। आप ही इंसाफ कर दीजिए, सुनने वाले इंसाफ कर दें। आखिरी सवाल आपसे, बातें तो बहुत सारी होती ही रहेंगी आपके साथ, और आप से सवाल हम पूछते हैं पर वो घूम घूम के सर देखिए, मैं अपनी बात तो कह लूँ आपसे, तो कुछ सीखोगे ना आप मुझसे। हाँ, बिल्कुल सीखूँ। पता सर, वही बता रहा हूँ कि मैं अक्सर जो है ना, जब इंटरव्यू करने आता है पत्रकार, मैंने इतने इंटरव्यूज़ किए, तो आदमी सोचता है कि मैं क्या निकालूँ सामने वाले से।
और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि अक्सर होता है ना कि हम इंटरव्यू जिनका ले रहे हैं हम उनके साथ थोड़ा सा इधर उधर करके सब बात निकलवा लेते हैं, पर आप ये हमारे साथ कर रहे हैं इस वक्त। वो आप कहेंगे नहीं लेकिन वो कर रहे हैं, मेरे को एहसास हो रहा है इस बात का। देखिए, अगर आप झूठे हैं तो आप किसी वाक्य को यहाँ कुछ बताएंगे, वहाँ कुछ बताएंगे, वहाँ कुछ बताएंगे, वहाँ कुछ बताएंगे, और 5 दिन बाद जब उसी सवाल पर फिर सवाल होगा तो आप ये भूल जाएंगे कि आपने कहाँ क्या बताया था और आप पकड़े जाएंगे। मैं यहाँ 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 जहाँ जहाँ जो बताऊँगा वो सच बताऊँगा। फिर 5 दिन बाद नहीं, 5 साल बाद आप पूछेंगे तब भी मैं वही बताऊँगा जो मैंने 5 साल पहले बताया होगा। इसलिए पकड़ा नहीं जाऊँगा क्योंकि झूठा नहीं हूँ। झूठे नहीं हैं। आखिरी सवाल हम पूरा कर लेते हैं। आजकल सियासत में टीम बी कहा जाता है। मायावती को टीम बी बीजेपी का कहा, राहुल गांधी ने कहा भी रायबरेली में। ओवैसी साहब को टीम बी कहा जाता है बीजेपी का। बहुत सारे लोगों को टीम बी कहा जाता है। सियासत में उसका इस्तेमाल लगातार किया जाता रहा है। आप ऐसी सियासत पर, या ओवैसी साहब, हम सुन रहे थे एक इंटरव्यू में आपने बोला भी कि कोई किसी की टीम बी नहीं है, लेकिन जो टीम बी वाली सियासत या आरोप हैं इन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उसका गवाह नहीं। मैं जब तक किसी चीज़ को देख न लूँ, परख न लूँ, कैसे कह दूँ? मेरा अल्लाह भी मना करता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जिन लोगों ने परखा होगा, जिन्होंने देखा होगा, जिनके पास इत्तलात होंगी। मैं तो थोड़े से दिन के लिए पार्लियामेंट गया और इतना कमज़ोर एमपी रहा मैं कि मुझे रहने को घर तक नहीं मिला 2 साल में। यही जूतियाँ चटखाता रहा। रोज़ आता था, अप डाउन करता था, रामपुर दिल्ली, तो नहीं मिला घर रहने को। क्योंकि जो घर दिया जा रहा था मुझे उससे अच्छा मिलना चाहिए था, मुझे टाइप सी मिलना चाहिए था। मैंने अपने जो मेरा कानूनी दर्जा था उस हिसाब से मांगा। उसके लिए देने वालों का दिल तैयार नहीं था, नहीं मिला तो क्या हो गया? मेरी तो मेंबरशिप ही ख़त्म हो गई। घर होता भी तो क्या होता, बताइए। तो आपके जो चाहने वाले हैं, आपको मानने वाले हैं, उन्हें क्या कहेंगे? सहनशीलता पैदा करें, वो कोई हो। और जो आपके विरोधी हैं वो इंसाफ का इंतज़ार करें। याद आ गई एक बात। देखिए, ऐसे बात हो रही थी, बात याद आ गई। आप जब यहाँ से, अक्सर ये होता था कि आज़म खान साहब तय करते थे। मुझे पता है कि जेल से आपने शायद संदेश भिजवाया कि रामपुर से अखिलेश यादव लड़े, उनके परिवार से कोई नहीं, मेरी उनसे जेल में मुलाकात के लिए आए थे तो सीधे बात हुई थी। और उन्होंने इत्तेफाक किया था और सिर्फ डेट और टाइम तय करना बाकी रह गया था। लेकिन क्योंकि पार्टी की जब मीटिंग हुई तो उसमें सबकी राय ये बनी, कोई हिकमत रही होगी कि नहीं, आप वहाँ से न लड़िए। तो उन्होंने, जाहिर है पार्टी का फैसला उनके फैसले, जाती फैसले से बड़ा था, तो वो माना उन्होंने। लेकिन मुझसे जेल में जो बात हुई थी वो रामपुर से लड़ने के लिए हुई थी बात। मोहिबुल्ला आप एक कैंडिडेट तो नहीं थे, आपकी मतलब पार्टी ने तय किया था? नहीं, मैं देखिए, क्योंकि मैं सियासी दुनिया का आदमी हूँ और आलिम दुनिया का नहीं हूँ, तो क्योंकि एक बड़े आलिम हैं और बड़े बुज़ुर्ग हैं। बुज़ुर्गी उम्र से नहीं होती इस्लाम में, तो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, आलिम हैं, मुफक्किर हैं और वो सियासतदान भी हैं, ये मालूम नहीं था। मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं थी, कभी देखा नहीं था। रामपुर के लोगों ने भी नहीं देखा था। लेकिन अब देखिए, वो पहले होता था ना कि बादशाह की अगर मौत हो जाए या मैदान जंग में बादशाह मारा जाए तो कौन बनेगा बादशाह? तो बाज उड़ाया जाता था, वो जिसके सर पे बैठ जाता था वो बादशाह हो जाता था। अब उनके सर पे बाज बैठ गया तो मैं कौन हूँ रोकने वाला? तो हमारे कहते हैं ना कि जब कोई सीनियर होता है, बड़ा होता है, बुज़ुर्ग होता है, कहीं बाहर जाते हैं या कहीं कुछ वो आते हैं तो छोटे उनसे आशीर्वाद देने आते हैं, सलाम करने आते हैं।
आप आए जेल में, अब 10 दिन हो गए आपको, आप आए मोहिबुल्लाह आपसे आशीर्वाद लेने, आपसे मिलने, आपके हाल जानने, तबीयत पूछने, सांसद हैं वो रामपुर के, या वक्त मांगा उन्होंने कुछ ऐसा? सब वो नहीं भी आएंगे तो क्या हुआ, वो तो उनकी दुआएं उनकी मेरे साथ हैं। उन्होंने फरमाया था कि मैं सुधार गृह में हूँ, सुधरा नहीं, फिर भी उनकी दुआओं के बावजूद भी नहीं सुधर सका, तो मेरे बड़े मुखलिस हैं, चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं। मेरे जेल में होते हुए भी मुझे सुधार गृह में पाते थे। वो तो कितनी बुजुर्गी है उनकी, कि अजमत का तो मैं कायल हूँ। मैं छोटा सा आदमी, छोटा सा आदमी। वो आए तो एमपी हो गए, वो आए बज़्म में, इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। आजम खान को गुस्सा आता है कभी? गुस्सा आया? आता है। यहाँ से हटकर आप कोई बुरी बात कहिए तो गुस्सा आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई बुरी बात नहीं कहूँगा सर आपसे। तो वैसे भी छोटा, आपने कहा मेरे बच्चे की तरह, मैं आपके बच्चे की तरह हूँ, मैं उस बच्चे की तरह ही हूँ। मैं तो क्योंकि पत्रकार हूँ तो कुछ सवाल मुझे पूछने हैं आपसे। खैर अच्छी बात रही सर आपसे, और अखिलेश यादव जी से आपकी मुलाकात हो, अच्छी मुलाकात हो। यकीनन अच्छी होगी, बुरी होने का कोई सवाल ही नहीं। मुलायम सिंह जी के साथ में आपने समाजवादी पार्टी की स्थापना करी, आज खुश भी होते होंगे। आज लोकसभा में देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, पहली बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, तीसरी। यकीनन सम्मान की बात है। खुद पर भी गर्व होता है कि आप इस पार्टी के संस्थापक रहे? मुजरिम आदमी, चोरो चक्का, हिमायत करूंगा तो पार्टी भी बदनाम होगी। खैर कोई पार्टी बदनाम नहीं हो रही है। आजम साहब, सर से मैंने दूसरा इंटरव्यू है और हमने उतना उनको कवर नहीं किया है, लेकिन ज़रूर इनको फॉलो किया है, इनको पढ़ा है, इनकी पॉलिटिक्स फॉलो की है, और हमें वक्त मिला तो हम आए, इनसे हमने सारी बातें पूछी और उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिए हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।